नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज की तारीख है 18 जून 2023 ईस्वी और आज से फिर से हम लोग शुरू करते हैं। बीच में 2-3 दिन न्यूज़पेपर डिस्कशन नहीं आ पाया। बाहर गया था, नैनीताल गया था घूमने फिरने के लिए। थोड़ा सा हो जाता है, कभी कभार निकलना पड़ जाता है, स्थिर हो जाता है ब्रेन आपका किसी भी चीज़ में। पूरी कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं तो थोड़ा सा लेना चाहिए हॉलीडे कभी कभी। शुरू करते हैं कि धान की खेती के लिए वरदान साबित हो सकता है बिपरजॉय चक्रवात। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे न्यूज़ हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। न्यूज़पेपर द हिंदू को भी मैंने इंक्लूड कर दिया है और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से सीधा सीधा सवाल बन सकता है और ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो को अंत तक। काफ़ी सारे सवाल और आज से प्रॉपर तरीके से फिर से शुरू करेंगे। हिस्ट्री का एमसीक्यू भी चल रहा है चैनल पर, वो कल परसों से, कल से लंबे वीडियो आने लग जाएंगे और इसी वीक में नहीं तो अगले वीक से साइंस का एमसीक्यू भी हम लोग शुरू कर लेंगे। बार बार बच्चे कमेंट करते हैं कि साइंस का एमसीक्यू करवाइए। साइंस का एमसीक्यू एग्ज़ाम के नज़दीक में हम लोग करेंगे, इसलिए करेंगे उसको रिवाइज़न ढंग से, क्योंकि एग्ज़ाम में जाने से पहले आपको याद रहे। ज़्यादा बार उसको देख लेंगे आप जल्दी से जल्दी तो आपका कंप्लीट हो जाएगा साइंस और वहाँ से 30 सवाल आते हैं। इसी प्रकार से आज एक बजट का, केंद्र सरकार के बजट का भी वीडियो मिल जाएगा। केंद्रीय बजट से 4 से 5 सवाल आते हैं और राज्य बजट से भी 4 से 5 सवाल आते हैं, तो उसको भी मैं कंप्लीट करवाने की आज पूरी कोशिश करूँगा। फिर से शुरू कर लेते हैं। क्या है पहला टॉपिक, क्या है कि धान की खेती के लिए वरदान साबित हो सकता है बिपरजॉय चक्रवात। अरब सागर में उठे बिपरजॉय चक्रवात से गुजरात और राजस्थान कुछ हिस्सों में क्षति अवश्य हुई है। देखिए, हर चीज़ का दो पहलू होता है। एक बार यूपीएससी ने पूछा था मेंस एग्जामिनेशन में कि साइक्लोन का पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या हो सकता है, पॉजिटिव प्रभाव क्या हो सकता है। आप लोगों ने केवल पढ़ा है कि साइक्लोन की वजह से क्या होता है कि बहुत भारी तबाही होती है और बहुत सारे तरीके के नुकसान होते हैं, लेकिन साइक्लोन का कुछ पॉजिटिव इफेक्ट भी होता है। प्रकृति कुछ भी ऐसे ही नहीं करती है, प्रकृति जो भी करती है उसके पीछे दोनों चीज़ शामिल होते हैं। अब पॉजिटिव इफेक्ट में क्या क्या हो सकता है, जैसे अगर मैं आपको बताऊं, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन सब इलाकों में भी बहुत सारे साइक्लोन आते हैं। उसके अलावा अरब सागर में कभी कभार देखे जाते हैं। तो साइक्लोन के कारण क्या होता है, एक तो पहला क्या होगा कि अच्छी वर्षा प्राप्त हो जाती है कई सारे जगहों पर, गर्मी से राहत मिल सकती है। तीसरा क्या होता है, कई सारे जगहों पर जहाँ पर, जैसे अभी देखिए गुजरात और जो राजस्थान का इलाका है, इसमें चावल की खेती के लिए पूर्वी भाग में ही, पूर्वी राजस्थान और गुजरात में ही आपको वर्षा का जल उपलब्ध हो पाता है। लेकिन जून महीने में इस बार क्या हुआ कि पश्चिमी गुजरात और राजस्थान के कुछ इलाकों में जून महीने में वहाँ पर अच्छी खासी वर्षा उपलब्ध हो गई। इसके कारण से क्या होगा, धान की खेती में थोड़ी सी सुविधा हो सकती है। और क्या चक्रवात के कारण बेनिफिट होता है या सुनामी के कारण, इन दोनों कारण एक और बेनिफिट होता है, क्या कि समुद्र का जो कचरा है ना, समुद्र का जो कचरा है तट के आसपास, वो सारे या तो बाहर आ जाते हैं या तो डीप समुद्र में चले जाते हैं। इससे क्या होता है, बीचों की सफाई अच्छे खासी हो जाती है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि ये सब कुछ बेनिफिट भी होते हैं। मछलियाँ कई बार तटों के सहारे आ जाती हैं, मछुआरों को भी बेनिफिट होता है। कई बार सीप और मोतियाँ भी तटों के समीप आ जाती हैं सुनामी और चक्रवात की वजह से। तो ये आप ध्यान रखें, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं। अगले न्यूज़ पर चलते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए। और बिहार के लिए तो क्या है, बिहार के लिए तो अभी है कि पता ही होगा आप सभी को कि बिहार में तो गर्मी ने बिल्कुल इमरजेंसी के कगार पर पहुंच गई है। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है अपने बिहार में कि 20 जून तक बिहार झारखंड में बारिश होने लगेगी और 23 जून तक पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मानसून पहुंच सकता है। मानसून में भी देरी हुई है इस एक चक्रवात के कारण। अगला न्यूज़ जो है, ये आपको ये बताना है कि युद्ध किसी के लिए बुरा हो सकता है लेकिन किसी के लिए अच्छा भी हो सकता है। जैसे हमारे लिए अच्छा है यूक्रेन और रूस का युद्ध, ठीक है, आप लड़ो आपस में, हमारा कुछ नहीं जाता, लड़ना नहीं चाहिए। हम तो ये बोलते रहेंगे, हम गांधी के देश के निवासी हैं, हम अशांति प्रिय है, हम अशांति को नहीं मानते, हम चाहते हैं कि हिंसा मुक्त हो जाए पूरा विश्व। लेकिन कुछ अगर बेनिफिट मिलता है हमें किसी युद्ध से तो वो उठाने में कोई बुराई है नहीं। दुनिया बहुत ही प्रैक्टिकल चलती है। क्या लिखा हुआ है कि वैश्विक स्तर पर खाद्य वस्तुओं की किल्लत की वजह से कृषि निर्यात में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो अपने देश से जो कृषि निर्यात है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। कृषि निर्यात मतलब क्या होता है, खाद्य पदार्थ जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, सब्जियां हो गई, फल हो गए, इनके निर्यात में वृद्धि देखी जा रही है। आपको पता होना चाहिए, झींगा मछली का दुनिया में सबसे बड़े एक्सपोर्टर में से हम हैं और पहले स्थान पर यूएसए को एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे स्थान पर जापान आता है, तीसरे स्थान पर चीन है शायद, जिसको हम सबसे ज़्यादा झींगा मछली एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज है। मैं आपको ये न्यूज़ पढ़ के बता देता हूँ क्या है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चावल, चाय, कॉफ़ी से लेकर सब्जी और फल जैसी लगभग सभी प्रकार की कृषि संबंधी वस्तुओं के निर्यात में चालू वित्त वर्ष 2023-24, कौन सा वित्त वर्ष, 2023 और 2024
में पहले 2 महीने यानी कि अप्रैल मई में 2.5 अंकों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि इस अवधि में वस्तुओं के कुल निर्यात में 2.5 अंक में गिरावट दर्ज की गई है। देखिए, इन्होंने दैनिक जागरण हेडलाइन मैनेज करने बहुत ही माहिर लोग हैं ये। इन्होंने आपको क्या दिखाया यहाँ पर, अप्रैल माह में कृषि निर्यात 2.5 अंकों में बढ़ गया है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया, हेडलाइन ये भी बन सकता था कि हमारा जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है वो कम हो गया है बहुत ज़्यादा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये बिगड़ गया है, व्यापार घाटा हो रहा है हमें। ये नहीं बताया इन्होंने हेडलाइन में, उसको छोटा सा लिखा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए ढंग से, जबकि इसी अवधि में वस्तुओं के कुल निर्यात में 2.5 अंकों में गिरावट दर्ज की गई है। 2.5 अंकों में हमने वस्तुओं के कुल निर्यात में गिरावट दर्ज की, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया है बहुत ज़्यादा। एक्सपोर्ट कम होने का मतलब क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बिगड़ेगा, व्यापार घाटा हमारा बढ़ जाएगा। अगर हम आयात अधिक करेंगे और निर्यात कम करेंगे तो क्या होगा, देश से बाहर सारे हमारे डॉलर चले जाएंगे, हमारा जो विदेशी भंडार है, ऋण भंडार, विदेशी पूंजी भंडार, वो भी कम हो जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ेगा, देश में महंगाई बढ़ सकती है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन बढ़ोतरी किस में हुई है, खाद्य आइटम में। कौन कौन से खाद्य आइटम भाई, देखो यहाँ पर कारण भी दिया इन्होंने। विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले साल फरवरी से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भारतीय खाद्य वस्तुओं की दुनिया में काफ़ी मांग बढ़ गई है। रूस और यूक्रेन दोनों ही गेहूं और अन्य अनाजों का बड़े उत्पादक देश है, जहाँ फिलहाल युद्ध की वजह से उत्पादन प्रभावित हुआ है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मिस्र के साथ हमारे अच्छे संबंध क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपको याद होगा रूस और यूक्रेन युद्ध जब शुरू हुआ था तो यूक्रेन और रूस किस किस चीज़ के एक्सपोर्टर हैं दुनिया में बहुत बड़े। पहला लिखिएगा उर्वरक, ये आपको पता होना चाहिए, आईआर का ब्रॉड व्यू में समझने में आपको मदद करेगा ये कैसे दुनिया काम करती है। दूसरा गेहूं, तीसरा सनफ्लावर जो होता है, सूरजमुखी के तेल वगैरह होते हैं, कच्चे उत्पाद होते हैं, बीज होते हैं, इनके बहुत बड़े उत्पादक हैं ये देश। और भी कुछ चीज़ों के हैं, लेकिन मुख्य रूप से इन चीज़ों के, जैसे रूस तो प्राकृतिक गैस का भी है, नेचुरल गैस, इसकी भी किल्लत हो गई थी दुनिया भर में। तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब इन चीज़ों का इन दोनों देश से एक्सपोर्ट कम हुआ तो अब दुनिया में तो खाना तो लोग बंद नहीं करेंगे। अब मिस्र जैसे देश जो हैं, इनको गेहूं मिलता था यूक्रेन से। यूक्रेन बहुत ही अच्छा गेहूं का उत्पादन होता है यूक्रेन और रूस के इलाकों में, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा, इतिहास में भी कई बार जिक्र आता है। तब वहाँ से गेहूं का एक्सपोर्ट बंद हो गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, मिस्र और जो अरब के बहुत सारे देश हैं, अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं, यूरोप के बहुत सारे देश हैं, इनको चाहिए था गेहूं। आपको याद हो पिछले साल न्यूज़ में आया था कि भारत सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी थी। क्यों? क्योंकि हमारे अपने यहाँ उत्पादन कम हो गया था, इसकी वजह से। तो फिर भी हमने क्या किया, हमने रियायत दी कुछ देशों को, जैसे मिस्र जैसे देशों को हमने क्या किया, रियायत दी कि आप गेहूँ ले जा सकते हैं। इससे क्या हुआ, उनका गेहूं का एक्सपोर्ट कम हुआ, तो गेहूं के जितने बाजार थे दुनिया में, हमने उसको मैक्सिमम कवरेज करने की कोशिश की, मैक्सिमम लोगों को हमने गेहूं सप्लाई करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, हमारा जो एक्सपोर्ट है वो लगभग में 2 गुने से बढ़ गया था खाद्य वस्तुओं का, खाने वाले सामान का कह रहा हूँ। ओवरऑल एक्सपोर्ट हमारा गिर गया है, लेकिन खाद्य वस्तुओं का एक्सपोर्ट बढ़ गया था। देखिए क्या लिखा हुआ है, अप्रैल मई में निर्यात में वृद्धि हुई है, चाय में 3%, कॉफ़ी में भी, चावल में भी, अनाज में भी, तंबाकू में, मसालों में, ऑयल मिल्स में, फल सब्जी, तिलहन, काजू, इन सब में बढ़ोतरी हुई है। तो ये आप एक्सपोर्ट, क्या हमारा एक्सपोर्ट पूरा बढ़ गया है? नहीं, एक्सपोर्ट कम हो गया है, लेकिन खाद्य वस्तुओं के एक्सपोर्ट में हमारी बढ़ोतरी हुई है। तो कई बार अगर आपसे पूछा जाए रूस यूक्रेन का भारत पर प्रभाव, तो वहाँ पर इन प्रभावों को आप लिख सकते हैं कि पॉजिटिव प्रभाव भी कुछ पड़े हैं। और क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ा है हमारा, तो तेल हमें सस्ता मिल रहा है बहुत ही ज़्यादा, और ये हम तेल सस्ता खरीद क्या करें, अपने देश में बेच रहे हैं क्या? नहीं, अपने देश से बेचते तो तेल सस्ता हो जाता, 70 रुपये लीटर मिलना चाहिए था पेट्रोल डीजल, लेकिन नहीं मिल रहा। हम क्या कर रहे हैं, तेल हम वहाँ से मंगा रहे हैं, कच्चा तेल। कहाँ से? रूस से। आपने सुना होगा कि 3 गुने कच्चा तेल हमारा सस्ता मिल रहा है, 3 गुना कम से कम दाम कम ले रहा है रूस हमसे। हम वहाँ से कच्चा तेल मंगाते, इसको रिफाइन करते हैं, और आपको पता है कच्चा तेल का एक्सपोर्ट करते हैं हम कहाँ? यूरोप में। आधे से ज़्यादा यूरोप जो है वो भारत के तेल के बदौलत अभी सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्योंकि रूस से उन्होंने कच्चा तेल लेना मना कर दिया था। तो भारत के थ्रू होकर सारा कच्चा तेल कहाँ पर जा रहा है? यूरोप के बाज़ारों में, अमेरिका के बाज़ारों में जा रहा है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये मैंने थोड़ा सा समझा दिया ताकि आपको ब्रॉड व्यू मिले कि इसमें आईआर के सवालों को हल करते समय आपको थोड़ा सा सुविधा मिल जाए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि भारत से निर्यात होने वाले में
पहले 5 आइटम में चावल भी शामिल हो गया है। गेहूं के निर्यात पर फिलहाल प्रतिबंध लगा हुआ। गेहूं हम सभी देशों को भी नहीं भेज रहे हैं। पहले से जिनका साथ हमारा करार था उन्हीं देशों को हम गेहूं भेजते हैं, बाकी देशों को हम गेहूं अभी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उत्पादन खुद कम हो गया था। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय हर महीने 30 प्रकार की वस्तुओं के निर्यात का आंकड़ा जारी करता है। बस इसमें अपने लिए कोई और काम की चीज़ नहीं थी। अगला न्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीटी फैक्ट्री रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है। देखिए, दिल्ली आएंगे अगर आप तो 3 मूर्ति भवन था। 3 मूर्ति भवन क्या था? वहाँ पर 3 मूर्ति चौक है, जहाँ पर हाइफा कहाँ है? ये इजराइल में है। यहाँ पर लड़े थे भारत के 3 सैनिक, जोधपुर, हैदराबाद और आई थिंक मैसूर है। यहाँ के रजवाड़े लड़े थे प्रथम विश्व युद्ध में। किसकी तरफ से? ब्रिटेन की तरफ से लड़े थे, ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ लड़े थे, और इजराइल के हाइफा शहर को भारतीय सैनिकों ने बचाया था। इसलिए इजराइल के लोग आज भी भारतीय सैनिकों के गुणगान अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने टेक्स्ट बुक में, स्कूल के टेक्स्ट बुक में। हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं पढ़ाया जाता, खैर उस पर नहीं जाना है। 3 मूर्ति चौक है, वहीं पर दिल्ली में ही ये नेहरू जी का निवास स्थान था। ये पहले क्या था? ये नेहरू जी का उनका म्यूजियम था, नेहरू म्यूजियम कहा जाता था इसको। प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उनसे संबंधित सारा कुछ इसमें रखा हुआ था। उनके जीवनी, उनका बेडरूम से लेकर किताब तक सब कुछ इसमें रखा हुआ। 3 मूर्ति भवन। अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो कभी घूमने जाइएगा, बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, बहुत सारा कुछ देखने को मिलेगा। तो इस 3 मूर्ति भवन में केवल और केवल प्रधानमंत्री नेहरू जी के संबंधित चीज़ें थी। तो मोदी सरकार ने क्या किया? इस 3 मूर्ति भवन को प्रधानमंत्री संग्रहालय नाम दे दिया, प्रधानमंत्री संग्रहालय। और सभी प्रधानमंत्री, आज़ाद भारत में जितने प्रधानमंत्री हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर और नरेंद्र मोदी जी तक का, अब मोदी जी का भी है। मैं जब गया था तब मोदी जी का सेक्शन तैयार नहीं हुआ था, लेकिन अब शायद हो गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी तक का सभी प्रधानमंत्री की यात्रा, उनके अवार्ड्स, उन्होंने कौन कौन से काम किए, उनका लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ कुछ चीज़, जैसे शास्त्री जी का बैडमिंटन रखा हुआ वहाँ पर। इंदिरा जी का कमरा देखोगे तो जैसे हॉस्टल के बेड होते हैं वैसे ही बेड है उनका, पतला सा एक बेड का है, बहुत ही सिंपल सा कमरा है। अगर आप 3 मूर्ति भवन जाओगे तो देखोगे, हाँ किताबें भरी पड़ी हैं रूम में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी यही है, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें रखी हुई हैं, जैसे लग रहा है कि अभी अभी कोई गया इस रूम से। और सिंगल बेड है, एक छोटा, जैसे हॉस्टल में रहता है ना हम लोगों का बेड, वही बेड है। और वहाँ पर उनसे जुड़ी हुई किताबें बहुत सारी रखी हुई हैं, बहुत सारा कुछ रखा हुआ है। तो इसी को लेकर घमासान हो रहा है। तो मुझे क्या बताना था कि प्रधानमंत्री म्यूजियम कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया आपका दिल्ली में। ओके, अच्छी जगह है घूमने के लिए। इसका नाम भी बदल गया है, नेहरू संग्रहालय का नाम बदला, तो इसमें को लेकर विवाद हो रहा है। नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय सोसाइटी का नाम अब प्रधानमंत्री संग्रहालय व सोसाइटी पुरस्कार सोसाइटी होगा। क्या हो गया ये पता चल गया ना। देखिए, पहले क्या था, किसी एक व्यक्ति को पूरी समर्पित था, तो अब उसको क्या कर दिया गया, जितने प्रधानमंत्री हुआ उन सभी को समर्पित है। ओके, तो इस चीज़ का नाम ध्यान में रखेंगे आप लोग। और बस यही था इसमें न्यूज़। मुझे क्या बताना था कि कहाँ पर यह शुरू किया गया है, क्योंकि इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। 3 मूर्ति भवन को भी ध्यान में रखिएगा। हाइफा के भी मैंने किससे सुना दिए। हाइफा कहाँ पर है? तो इजराइल में पोर्ट टाउन है। पोर्ट टाउन का मतलब बंदरगाह वाला शहर है। अगर आप देखेंगे तो मेडिटेरियन सी के तट पर है हाइफा, बहुत ही खूबसूरत शहर है। और वहाँ के जब प्रधानमंत्री बाहर आए थे तो उस 3 मूर्ति चौक को क्या नाम दे दिया गया था? 3 मूर्ति चौक का क्या नाम दे दिया गया था? हाइफा चौक। हाइफा चौक लुटियंस दिल्ली में आता है। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का रिपोर्ट भी मैं आपको बताऊंगा कुपोषण से संबंधित, और कुछ योजनाएं भी मैं बता दूंगा, जिससे कुपोषण आपका पूरी रिवाइज हो जाए। कुपोषण से जुड़ा हुआ एक भी सवाल आपके एग्जामिनेशन में नहीं छूटना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आंगनबाड़ी से लेकर स्कूलों में 8वीं कक्षा तक के बच्चों पढ़ने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्वक पौष्टिक भोजन मुहैया कराने के बाद भी बच्चों में कुपोषण जैसे मामलों को शिक्षा मंत्रालय गंभीरता से लिया है। देखिए, उनको बोल रहे हैं कि खाना तो उनको मिलता ही है, आंगनबाड़ी में भी मिलता है और स्कूलों में भी दिया जाता है। खिचड़ी खाया होगा आप सब लोगों ने, मैं तो सरकारी स्कूल में था तो मैंने तो खाया है। साथ ही इसे लेकर सभी राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वो प्रत्येक स्कूल में ऐसे बच्चों को पहचान करे या सुनिश्चित करे कि उन्हें पर्याप्त पोषण मिले। जरूरत पड़ने पर डाइटिशियन की भी मदद ले। मगर मंत्रालय ने कहा कि मिड डे मील के तहत सभी राज्यों में स्कूल बच्चों के लिए निर्धारित खाने के मेन्यू का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। देखिए, इन्होंने बोला है कि सब कुछ आपको मिल रहा है, फिर भी बच्चे कुपोषित कैसे हैं। अब इन्होंने कुछ आंकड़ा भी दिया है, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आंकड़ा क्या है भाई? आंकड़ा ये है कि आंकड़ा डराने वाला है थोड़ा सा, कि हमारे देश के अगर बच्चे स्वस्थ नहीं होंगे तो हमारे देश का भविष्य कैसे स्वस्थ होगा बताइए। उनकी हाइट अगर कम होगी, वजन अगर कम होगा तो कैसे आगे देश चलेगा भाई। तो इन्होंने क्या बोला है, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से पिछले साल जारी की गई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, कौन जारी करती है? स्वास्थ्य मंत्रालय। और ये फैमिली हेल्थ सर्वे में बहुत सारा डेटा आया था, जिस रिपोर्ट के आधार पर यह कदम उठाएगा, जिसमें देश के करीब 32% बच्चों को कमज़ोर यानी कम वजन का पाया गया। अंडर वेट है देश के 32%, 100 में से 32 बच्चे जो हैं वो अंडर वेट हैं।
अगला क्या है, साथ ही करीब 67% बच्चे ऐसे पाए गए जिनमें खून की कमी है, यानी एनीमिया के लक्षण थे। ये कुछ ऐसे आंकड़े हैं, अगर निबंध वगैरह आपको आता है तो वहाँ पर बिल्कुल धड़ल्ले से इसको चेप के आ जाइएगा। मंत्रालय ने साफ किया कि यह स्थिति देश के लगभग सभी राज्यों में है। ऐसे में सभी राज्यों को इस दिशा में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वैसे भी स्वास्थ्य मंत्रालय की यह रिपोर्ट मंत्रालय के लिए चिंता बढ़ाने वाली है, क्योंकि उसका यह अभियान ही बच्चों को कुपोषण से मुक्त बनाने का है। स्वास्थ्य मंत्रालय जी जो हैं उन्होंने एक अभियान चलाया था कि बच्चों को कुपोषण से मुक्त करना है। कुपोषण से मुक्त तो दूर की बात है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पिछले साल आया, उसमें बताया गया कि कुपोषण गंभीर रूप से है अभी भी देश में। तो आपने मिड डे मील चला रहे हैं, आंगनबाड़ी कार्यक्रम चला रहे हैं, और आज से नहीं चल रहा है, बहुत दिनों से चल रहा है, 2005 के बाद से ही चल रहा है ये सब। तो आप इतना सारा कुछ चला भी रहे हैं और कुपोषण भी नहीं ख़त्म हो रहा है, तो ऐसा कौन सा चीज़ चल रहा है भाई? या तो आंकड़े गलत हैं आपके। वैसे भी स्वास्थ्य मंत्रालय की यह रिपोर्ट मंत्रालय के लिए चिंता बढ़ाने वाली, ये तो पढ़ दिया मैंने। अब मैं बता देता हूँ आपको क्या, अब मैं बताऊंगा आपको कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में कुपोषण संबंधी कौन कौन से आंकड़े दिए गए हैं और उन संबंधी कौन कौन सी योजनाएं हैं। योजनाओं का स्क्रीनशॉट लेके रख लेंगे, उसको आप डिफाइन करके अलग से लिख लेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि कुपोषण पोषक तत्वों के सेवन में कमी या अधिकता, आवश्यक पोषक तत्वों में असंतुलन या खराब पोषक उपयोग को संदर्भित करता है। कुपोषण के दोहरे बोझ में कुपोषण और अधिक वजन तथा मोटापा दोनों के साथ साथ आहार संबंधी गैर संचारी रोग शामिल हैं। कुपोषण 4 व्यापक रूपों में प्रकट होता है। 4 तरीके के रूप मुख्य रूप से कुपोषण में देखे जाते हैं कि प्रकट किस प्रकार से होता है। तो 4 मुख्य, पहला क्या होता है, वेस्टिंग, ठिगना पर, वेस्टिंग, स्टंटिंग, कम वजन, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी। ये 4 मुख्य रूप से इन्हीं चारों पैरामीटर पर जांचा जाता है कि भाई कोई बच्चा कुपोषित है कि नहीं है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, गंभीर तीव्र कुपोषण। WHO ने गंभीर तीव्र कुपोषण बहुत कम ऊंचाई या मध्य ऊपरी बांह की परिधि 115 मिलीमीटर से कम या पोषक संबंधी सोप की उपस्थिति के रूप में परिभाषित करता है। भूखमरी या कुपोषण की स्थिति में ऊतकों में असामान्य दर प्रतिराधन, ये समय नहीं जाना है, WHO परिभाषित करता है। WHO का परिभाषा है वो, कुछ 3 अलग अलग दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, प्रसार या व्यापकता किसका है, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। 2022 में भारत सूची में सबसे निचले स्थित देशों में से एक है। भारत 121 देश में 107वें रैंक पर था, जिनका निर्धारण बच्चों में नाटापन, स्टंटिंग का मतलब क्या होता है, नाटा, निर्बलता का मतलब क्या, वेस्टिंग, वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, उम्र की तुलना में कम वजन, बाल मौत दर जैसे कारकों के द्वारा होता है। इसमें हमारा रैंक कितना था, 107 देश, 107वें स्थान पर था हम 121 में। काहे का दुनिया की 5वीं इकॉनमी बनते हैं। जब आपकी स्थिति ऐसी है ग्राउंड लेवल पर, तो 5वीं इकॉनमी बने न बने, कम से कम देश में कुपोषण में अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ और, अगर हम कुपोषण में अच्छा कर ले गए, स्वास्थ्य अच्छा हो गया हमारे बच्चों का, तो 5वीं छोड़िए हम पहली इकॉनमी भी बन सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये कुछ मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ जिसको आप लिख कर आएंगे अपने एग्जामिनेशन में। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में से किसका है, NFH 5 का आंकड़ा है ये, 35.5% बच्चे नाटेपन, जबकि 19.3% बच्चे निर्बलता, स्टंटिंग, 32.1% बच्चे कम वजन की समस्या से ग्रसित थे। इतने दिनों से आप आंगनबाड़ी, मिड डे मील योजनाएं चला रहे हो, अभी भी देश के लगभग 35% बच्चे कुपोषित हैं, 100 में से 35 बच्चे कुपोषित हैं। ऐसा कैसे काम चलेगा? तो यही इसी चीज़ को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय भी चिंतित है। SAM के सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश में हैं। लो, सबसे अधिक। अब ये तो बुलडोजर चलाने से ये समस्या का समाधान नहीं होगा, ये होगा अच्छे गवर्नेंस से, गुड गवर्नेंस से। पिछले साल एक उत्तर प्रदेश का वीडियो सामने आया था जिसमें नमक और रोटी परोसी जा रही थी स्कूल के बच्चों को। तो ये भी एक दयनीय स्थिति होती है। वो बच्चे पढ़ने आते हैं, वो भूखे भी होते हैं, उनको आप खाना के नाम पर नमक और रोटी देते हो। हमें क्या जानना है, मैं आपको खामियां बता रहा हूँ, खामियां कहाँ कहाँ पर हैं, खामियां कहाँ पर हैं। योजनाएं बहुत अच्छी हैं, आप समझ अगर पा रहे होंगे तो अब मैं आपको क्रक्स बताता हूँ। योजनाएं बहुत अच्छी हैं, इम्प्लीमेंटेशन उसका कैसे हो रहा है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आंगनबाड़ी योजना बहुत अच्छी योजना है, मिड डे मील योजना वन ऑफ द बेस्ट योजना है, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन क्या इनका इम्प्लीमेंटेशन सही हो रहा है? सिर्फ खिचड़ी खिला देने से तो पोषकता नहीं आएगी, आपको अलग अलग चीज़ें खिलानी पड़ सकती है। इसमें सुधार के लिए कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, इन सभी चीज़ों का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि आपसे यही पूछा जाएगा कि इतने सारी अच्छी योजनाएं चल रही, फिर भी भारत में आए दिन डेटा आता है कुपोषण से जुड़े हुए कि हमारे देश में कुपोषण बढ़ रहा है। उसका क्या कारण हो सकता है, समाधान क्या हो सकता है? तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और पॉइंट्स लिख कर रखने की कोशिश करेंगे इससे जुड़े हुए कि कुपोषण के क्या क्या कारण है अभी भी देश में, इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो पा रहा है इन योजनाओं को, क्या क्या खामियां आ रही हैं इनमें, थोड़ा सा ब्रॉड व्यू में इनको सोचेंगे। उसके बाद किसका स्थान है? उत्तर प्रदेश जहाँ भी आता है तो उसके बगल में हम आते हैं, बिहार का स्थान है। देश में सबसे अधिक बच्चे उत्तर प्रदेश और बिहार में ही हैं।
और उसमें भी सबसे ज़्यादा कुपोषित लोग भी अपने ही राज्य में हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार में। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पहला क्या है, पहले मतलब कौन कौन सी ऐसी योजनाएं चलाई जा रही। योजना के नाम पर तो कई बार तो ऐसा लगता है योजना सिर्फ बनाई जाती है इसीलिए ताकि यूपीएससी और पीसीएस वालों का सिलेबस बढ़ा दें। क्या उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है सही से, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। पोषण अभियान, भारत सरकार ने 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत, 2022 तो निकल चुका गुरु, 2023 आ गया, सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन या पोषण अभियान प्रारंभ किया था। पहला योजना बिल्कुल फेल। मध्याह्न भोजन योजना, इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों के बीच पोषण स्तर में सुधार करना, जिससे स्कूलों में नामांकन, प्रतिधारण, उपस्थिति पर प्रत्यक्ष या सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बहुत सारे बच्चे स्कूल इसलिए आना शुरू हुए क्योंकि उनको अच्छा खाना मिलता, तो इसमें कोई गलत भी नहीं है ना। ये चीज़ तो जरूर कर्तव्य बनता है सरकार का लोगों की भलाई करना। भाई किस बात की आप सरकार हो अगर लोगों की भलाई नहीं कर पा रहे हो। तो मध्याह्न भोजन योजना को क्यों शुरू किया गया था, क्या क्या लक्ष्य रखा गया था इसका। पहली बात, स्कूलिंग का स्तर बढ़ाया जाए, स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या बढ़ाया जाए, नामांकन बढ़ाया जाए, ड्रॉप आउट्स रेट को कम किया जाए। ऐसा ना होना चाहिए कि 5वीं के बाद बच्चे स्कूल छोड़ दे रहे हैं, 10वीं के बाद बच्चे स्कूल छोड़ दे रहे हैं, 12वीं के बाद बच्चे स्कूल छोड़ दे रहे हैं। तो इस चीज़ पर भी ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में चलाया गया था। इसका उद्देश्य अपनी संबद्ध योजनाओं और कार्यक्रम के माध्यम से सबसे कमजोर लोगों के लिए भोजन व पोषण सुनिश्चित करना है, जिसमें भोजन तक पहुंच को कानूनी अधिकार बनाया जा सके। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए बेहतर सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए 6,000 रुपये सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित किए जाते हैं। एकीकृत बाल सेवा योजना, देखिए जो लोग मुझसे जुड़े हुए न्यूज़पेपर डिस्कशन रोज़ देखते हैं उनको पता है कि मैंने क्या किया है। ऊपर के जितने योजनाएं अभी तक मैंने पढ़ी है, एनीमिया मुक्त भारत सहित सारी योजनाओं में अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिटेल में। तो अभी आप शिकायत नहीं कर सकते कि इन योजनाओं के बारे में मुझे नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो पिछले के वीडियो जाकर देखा कीजिए, कम से कम डेट वाइज वीडियो का जिस डेट में आता है उस डेट के सामने उस टॉपिक को लिख देंगे, तो जब आप रिवाइज करेंगे वीडियो से तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। ओके, उसके बाद से कौन सा है, एनीमिया मुक्त भारत। ये सब कौन कौन सी योजनाएं हैं, ये वैसी योजनाएं हैं जो कुपोषण को दूर करने के लिए चलाई जा रही है अपने देश में। आगे की राह क्या है, आगे की राह हमेशा तो अच्छी ही होती है। महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण में उनके सतत विकास और जीवन की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निवेश बढ़ाने की अधिक आवश्यकता है। भारत को पोषण कार्यक्रम पर परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ये सब तो ज्ञान दे रहे हैं कि क्या करना चाहिए। आप मुझे बताइएगा, आज आपको लिखना है कि पोषण की समस्या को संपूर्ण रूप से समाधान करने के लिए कौन कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए, चुनौतियां कौन कौन सी हैं भारत सरकार के समक्ष या राज्य सरकारों के समक्ष, आखिर क्यों नहीं कम हो रहा है कुपोषण हमारे देश से। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में लिखिएगा, लॉन्ग फॉर्म में लिखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, अगला क्या है, देखिए कुछ सवाल पूछे गए हैं, ये पीटी में पूछा गया, यूपीएससी में। देखिए मेंस के लिए भी सवाल आप लिख सकते हैं। 2018 में यूपीएससी ने पूछा है इस सवाल को। आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं कि भूख के मुख्य कारण के रूप में खाद्य की उपलब्धता की कमी पर मुख्य फोकस भारत में अप्रभावी मानव विकास नीतियों से ध्यान हटा देता है। ये 2018 का सवाल है। अब आपको पता चला कि मैं क्यों ऐसे ये टॉपिक को इम्पोर्टेंस देता हूँ, क्यों आपको मैं ऐसे टॉपिक पढ़ाता हूँ। स्टेट पीसीएस के लिए कोई नहीं पढ़ाता ऐसे टॉपिक। क्यों नहीं पढ़ाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि बीपीएससी कहाँ चला गया है। अब ओके, ध्यानपूर्वक कर लीजिएगा इस टॉपिक को। अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं। क्या है अगला टॉपिक, अगला टॉपिक है सहकारिता में नए युग का सूत्रपात। देखिए दैनिक जागरण में ये न्यूज़पेपर में आया है आज आर्टिकल, आज ये कल का है, 2-3 दिन का मैंने न्यूज़ इंक्लूड कर दिया है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, कोई नहीं छूटा है आपका इंपॉर्टेंट। क्या बोला इन्होंने भाई साहब ने, क्या है, रमेश कुमार दुबे जी नाम है इनका। दुबे जी क्या करते हैं, लोक नीति के विश्लेषक हैं। ठीक है, आज देश में कभी 91 सहकारिता क्या होता है। सहकारिता सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता होगा, सहकारिता में 2 लोग मिलकर काम करते, कौन कौन, सरकार और पब्लिक, मतलब हम लोग, मतलब आप लोग। पब्लिक और सरकार जब मिल जाती है तो ये क्या कहलाती है, सहकारिता कहलाती है। आज देश में 91% गाँव ऐसे हैं जहाँ कोई न कोई सहकारी संस्था काम करती है। मोदी सरकार सहकारी के विशाल ढांचे से हर परिवार को जोड़ने में जुटाई है। ठीक है, ये सब क्या हो गया, ये सब भूमिका कैसे लिखा जाता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो आप इसको देखिएगा, इधर ध्यान मत दीजिएगा, चावल गेहूँ पर इधर दीजिए क्या लिखा हुआ है, ताकि परिवार के समृद्धि से देश समृद्ध बने। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने सहकार से समृद्धि का मूल मंत्र दिया है। सहकार से समृद्धि का मूल मंत्र किसने दिया है, मोदी जी ने दिया है। मंत्र देते रहते हैं कई सारे दिनों पर वो प्रधानमंत्री जी हमारे। इसी के तहत देखिए क्या लिखा हुआ है। अब आगे की चीज़ पर आ जाते हैं सीरियस होके। जुलाई 2021 में अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन के बाद सरकार नई सहकारी नीति तैयार कर रही है। सहकारी मंत्री कौन है अभी, अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री जो है हमारे, वो उन्हीं के पास सहकारिता मंत्रालय भी अभी नया मंत्रालय बना, बिल्कुल ताज़ा वाला।
नई राष्ट्रीय सहकारी नीति का मसौदा तैयार करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। अब क्या बोला मैंने, नई सहकारी नीति बनाने के लिए किसके अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया? प्रभु याद है आपको, प्रभु याद होंगे, रेल मंत्री थे हमारे पहले सुरेश प्रभु जी। बहुत सारे ट्रेन एक्सीडेंट हुए इनके ज़माने में, तो इनको इस्तीफा देना पड़ गया था रेल मंत्री पद से। अगला क्या लिखा हुआ है कि नई राष्ट्रीय सहकारी नीति का मसौदा बनाने के लिए प्रभु जी की अध्यक्षता में एक समिति बनाया गया है। आशा है कि समिति द्वारा सौंपी रिपोर्ट विचार विमर्श के बाद जुलाई तक नई सहकारी नीति घोषित हो जाएगी। जुलाई तक ये नीति आ जाएगी, तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मुझे आपको कुछ आंकड़े बताने थे और ये सुरेश प्रभु जी के समिति के बारे में बताना था। ये पीटी फैक्ट हो गया, इसको नोट डाउन करके रखेंगे आप लोग, क्योंकि यहाँ से अगर सवाल पूछा गया, मैंने पूछा पोल में, और फिर उसमें क्या होता है, पोल पता है आपको, आसान सवाल के 30% 40% मात्र लोग सही जवाब दे पाते हैं। मुझे लगता है कि मैंने पढ़ाया तो था हिंदी भाषा में ही, कोई मैं अरबी भी नहीं बोल रहा, तो पता नहीं बच्चों ने क्यों नहीं समझा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। क्या है अगला, आशा है कि समिति द्वारा सौंपी रिपोर्ट पर विचार विमर्श के बाद जुलाई तक बन जाएगी। सहकारिता को जन जन तक पहुंचाने के क्रम में मोदी सरकार प्राथमिक कृषि ऋण समिति पैक्स को 2000 जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति के साथ साथ सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू कर रही है। मोदी सरकार क्या कर रही है, जो प्राथमिक कृषि समिति होती है उनको बोला है कि आप जन औषधि केंद्र भी खोलिए और बढ़ावा दीजिए इन चीज़ों को ग्राउंड लेवल पर। देखिए अगला क्या लिखा हुआ, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वालों को कम कीमत पर दवाइयाँ मिल पाएंगी। इनमें से 1000 जन औषधि केंद्र इस साल के अगस्त तक और 1000 दिसंबर तक खोले जाएंगे। ग्रामीण जो कृषि समितियां होती हैं उनको बोला कि आप औषधि केंद्र खोल सकते हैं, और 2000 औषधि केंद्र कहाँ पर खोले जाएंगे, बेसिकली तो ग्रामीण एरिया में खोले जाएंगे बंधुओं। तो ग्रामीण एरिया में खोलने से क्या होगा, गांव के लोगों के पास अच्छी और सस्ती दवाई सुलभता से उपलब्ध हो सकेगी। उसके बाद से क्या लिखा है, भारत में खेती किसानों की एक बड़ी विडंबना यह रहेगी कि यहाँ जितना जोर उत्पादन पर दिया जाता उतना उपज के भंडारण विपणन प्रसंस्करण पर नहीं दिया जाता। आप ये तो चाहते हो खेत में खूब उत्पादन हो, लेकिन हम उसको संभाल कर रखेंगे कैसे, इस पर अभी भी ध्यान ना तो सरकार का है ना तो लोगों का है। सरकार का बेसिकली नहीं है। आप मुझे बता दीजिए आपके आस पड़ोस में कितने सरकारी कोल्ड स्टोरेज प्लांट हैं, कोल्ड स्टोरेज को वगैरह का नहीं है कहीं भी। वो अगला क्या लिखा है कि इस कमी को दूर करने के लिए मोदी सरकार सहकारिता क्षेत्र विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू कर रही है। 1 लाख करोड़ रुपए की इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक स्तर पर भारत सरकार अब गोडाउन बनाएगी, किस चीज़ का, अन्न को भंडारित करने का गोडाउन बनाएगी। और अन्न भंडारण का काम बेसिकली कौन करता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करती है, FCI करती है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करती है। आपने देखा होगा, उदाहरण के लिए पंजाब में भारतीय खाद्य निगम द्वारा संचालित गोदामों की संख्या 611 है, उड़ीसा में इनकी संख्या 46 है, बंगाल में मात्र 30 हैं। इसी तरह भंडार वन व्यवस्था गेहूं धान तक सिमटी है। और भंडारण व्यवस्था का हाल देख लिया, पंजाब हरियाणा में तो खूब सारे भंडारण की व्यवस्था है, लेकिन हरियाणा के बाहर भी तो दुनिया है भाई। उत्तर प्रदेश है, पूर्वी बिहार, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, इनमें तो भंडारण की सुविधा है ही नहीं। अब भंडारण है भी तो किस चीज़ का है, केवल गेहूं और चावल का है। तो इसी भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए 1 लाख करोड़ की योजना लाई है भारत सरकार के द्वारा। ओके, तो ये कुछ डेटा था, और भी कुछ डेटा मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। देखिए क्या लिखा हुआ है, सहकारी संस्थाओं को पारदर्शी बनाने और हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 63,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का कंप्यूटरीकरण कर रही है। इन समितियों में से 13 करोड़ किसान जुड़े हैं, जिनमें अधिकांश लघु और सीमांत किसान हैं। देखिए सहकारिता से क्या होगा, जब सरकार और पब्लिक, किसान लोग, सामान्य लोग आपस में मिलकर काम करेंगे तो क्या होगा, जो छोटे किसान होते हैं, छोटे व्यापारी होते हैं, इनके पक्ष में थोड़ा सा माहौल बन पाएगा। अब देखिए कोल्ड स्टोरेज बन जाएगा सरकारी वाला या सहकारी वाला, इससे किसको बेनिफिट होगा, छोटे किसानों को होगा। बड़े किसान तो आज भी पैसे देकर कोल्ड स्टोरेज में अपना सामान रख लेते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सहकारिता क्या होता है, किस प्रकार से मदद कर रहा है, इस पर थोड़ा सा फोकस रखिएगा। प्राथमिक कृषि समितियां वगैरह मैं पढ़ा चुका हूँ। अगले टॉपिक पर चलते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। क्या है, प्रधानमंत्री मोदी प्रपोज G20 मेंबरशिप फॉर अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन नाम की एक चिड़िया है, चिड़िया मतलब एक संस्था है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्था है। इसके बारे में एक बार UPSC ने पूछा हुआ है, और आपसे भी पूछे जाने की संभावना है, तो इसको बता देना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या बोला है कि जैसे G20 के कौन कौन मेंबर हैं, एक तो बहुत सारे देश हैं, और EU यूरोपियन यूनियन इसका मेंबर है G20 का। तो प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ऐसा करो, अफ्रीकन यूनियन जो है AU, इसको भी सदस्य होना चाहिए G20 का। एक अफ्रीका से G20 कितने सदस्य हैं, एक मात्र, कौन है पूरे अफ्रीका महाद्वीप से, वो है दक्षिण अफ्रीका नामक देश।
एकमात्र सदस्य है G20 का पूरे अफ्रीका से, वो कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अफ्रीकन यूनियन के शामिल होने से क्या होगा, जो पूरे अफ्रीका के जितने देश हैं उन सबको एक तरह से अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व कहाँ पर मिल जाएगा? ग्रुप ऑफ 20 नामक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संस्था में। इससे थोड़ा सा विकासशील और गरीब देशों की आवाज़ बड़े देशों तक पहुंचेगी। तो मोदी जी ने ये बोला है, अब मोदी जी ने बोला है, प्रधानमंत्री जी ने बोला है, तो हमें अफ्रीकन यूनियन के बारे में पता होना चाहिए, क्या है, कैसे काम करती है ये सब। अफ्रीकी संघ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखना। अफ्रीकी संघ महाद्वीपीय निकाय है पूरे महाद्वीप का। कितने सदस्य हैं इसके? 55 सदस्य देश हैं जो अफ्रीकी महाद्वीप के देशों से बना हुआ है। अफ्रीका एकता संगठन की स्थापना 1963 में अफ्रीका के स्वतंत्र राज्यों के द्वारा की गई थी। आपको पता होना चाहिए 1980 के दशक तक अफ्रीका के बहुत सारे देश उपनिवेश से आज़ाद हो पाए हैं। ये यूरोप के जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स और लोकतंत्र के समर्थक देश हैं, ये 1980 के दशक तक अफ्रीका के बहुत सारे देशों को अपना गुलाम बना कर रखे हुए थे। आज भी इनकी आर्थिक गुलामी तो वहाँ पर कम से कम है ही, आर्थिक रूप से शोषण होता है बहुत सारे देश का। चलिए छोड़िए, आगे बढ़ते हैं हम। तो स्वतंत्र देशों के द्वारा किया गया संगठन का उद्देश्य अफ्रीकी राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। एक चीज़ और मैं आज आपको सिखाता हूँ। अफ्रीका का मैप देखिए, अगर आपके सामने लगा हुआ है, मैक्सिमम देशों के बॉर्डर आपको बिल्कुल स्केल पर जैसे सीधा सीधा खींचा हुआ दिखेगा। ऐसा बॉर्डर दुनिया में कहीं भी नहीं दिखेगा। आप देखेंगे कि ऐसा बॉर्डर खींचा हुआ है ना। देशों का बॉर्डर बिल्कुल जैसे लगेगा पटरी और स्केल लेके किसी ने बनाया है। कैसे बनाया है, कैसे बन गया इनका इतना लंबा? पता है क्यों? अलग अलग देशों का यहाँ पर शासन था और अलग अलग देशों ने एक अफ्रीका को बांट बांट कर छोटे छोटे देशों में बदल दिया। अगर अफ्रीका एक होता तो दुनिया का सबसे अमीर और संपन्न देश होता। तो इसीलिए उनका बॉर्डर क्या है देखेंगे तो आप, उन्होंने बैठकर मैप पर बनाया है उपनिवेशिक देशों ने, और उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट खींच खींच कर बनाया है। आज आपको ये पता चला होगा, नहीं पता होगा ना। चलिए शुरू करते हैं। क्या है कि लागोस प्लान ऑफ एक्शन को अफ्रीकी एकता संगठन द्वारा 1980 में अपनाया गया था। इस योजना ने सुझाव दिया कि अफ्रीका को अंतर अफ्रीकी व्यापार को बढ़ावा देकर पश्चिम पर निर्भरता को कम करना चाहिए। अफ्रीका के अपने देशों के पास क्या किसी संसाधन की कमी है? नहीं, दुनिया के सारे संसाधन तो अफ्रीका में ही है सबसे ज़्यादा, और हमें निर्भर रहना पड़ता है यूरोप पर। तो इन्होंने लागोस में एक बैठक की। लागोस कहाँ पर है? तो ये है आपका नाइजीरिया में। वहाँ पर बैठक की और बोला कि ऐसा करते हैं, हम अफ्रीका के अंदर में ही देशों में अपने व्यापार को बढ़ावा देते हैं। वर्ष 2002 में अफ्रीकी एकता संगठन की जगह अफ्रीकी संघ ने ले लिया। 2002 में क्या हुआ? अफ्रीकी एकता संगठन जो था उसका नाम क्या कर दिया गया? AU, जिसका लक्ष्य क्या है? जिसका एकमात्र लक्ष्य है महाद्वीप का आर्थिक एकीकरण, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ठीक है, हम पॉलिटिकल रूप से सभी देश शासन करेंगे, यहाँ पर अलग अलग रहेंगे, लेकिन इकोनॉमिक रूप से हम कम एक हो जाएंगे तो हम दुनिया में सबसे बड़े नेगोशिएशन करने वाले लोगों में से एक हो जाएंगे। अफ्रीकी संघ के 20 वर्ष की उपलब्धि क्या है? इसकी स्थापना अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र, पूरा अफ्रीका महाद्वीप का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जोन बना दिया है। इससे क्या होगा? 2018 में अफ्रीकी महाद्वीप मुक्त व्यापार क्षेत्र द्वारा की गई इसकी स्थापना AfCFTA व्यापारियों निवेशों को मुक्त आवाजाही के लिए वस्तुओं और सेवाओं के लिए एकल महाद्वीपीय बाजार बनाने का प्रयास करता है कि पूरा महाद्वीप जो हो एक ही बाजार हो। तो यह 2018 में शुरू किया गया है। उसके बाद से क्या है? राजनयिक उपलब्धि क्या है? AU ने अफ्रीका के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के साथ आर्थिक, वाणिज्यिक, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए बीजिंग चीन में एक अस्थायी मिशन की स्थापना की है। AU ने अपना क्या किया है? अफ्रीका से सबसे ज़्यादा व्यापार होता है चीन का। AU ने अपना एम्बेसी खोला है चीन में। यह अफ्रीका के वैश्विक प्रोफाइल और वैश्विक मामलों पर एक स्वर में बोलने की क्षमता को समेकित करता है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा गुरु, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे करवाने हैं। महिलाओं के आर्थिक वित्तीय समावेशन क्या है? AU ने फरवरी 2020 में शुरू की लैंगिक समानता महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से 10 वर्षीय महाद्वीपीय घोषणा का समर्थन किया। यह भी किसने शुरू किया? AU ने शुरू किया है। अफ्रीकी संघ के समक्ष चुनौती कौन कौन सी? अब ये ध्यान में रखिएगा। सत्ता पर असंवैधानिक पकड़। आपने सुना होगा कि कभी नाइजीरिया में, कभी सूडान में, अभी सूडान में शुरू हो गया, कभी इथियोपिया में, कभी रवांडा में, कभी बुरुंडी में, कभी किन्हीं जगह पर क्या होता है? आर्मी मैन आते हैं, सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार को पलट देते हैं और वहाँ पर काबिज हो जाते हैं, फिर जम के हिंसा करते हैं, लूटपाट मचाते हैं। और यूरोपियन देश और अमेरिकन देश जो होते हैं वो ऐसे सैन्य डिक्टेटर को सपोर्ट कर देते हैं कई बार। इससे क्या होता है? और भी स्थिति भयावह हो जाती है। क्यों सपोर्ट करते हैं? क्योंकि वहाँ से उनको संसाधन चाहिए होता है कम से कम। देखिए, अलग
अलग देशों का नाम लिखा हुआ है। कानून के शासन की अवहेलना है अफ्रीका में भी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है? अफ्रीका को कम से कम 2 अस्थायी सीटें देनी चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। अफ्रीका के पास एक भी सीट नहीं है। अब भारत और अफ्रीका संबंध से जुड़े हुए चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। भारत और अफ्रीका सामाजिक बुनियादी ढांचा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल सहयोग बहुआयामी एवं व्यापक है। इसमें अफ्रीकी संस्थागत और व्यक्तिगत क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में काम करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य, उपराष्ट्रीय कारक शामिल हैं। समान भू राजनीतिक हित का मतलब क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत और अफ्रीका साझा हित हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र सुधार, आतंकवाद का मुकाबला, शांति स्थापना, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा आदि। इन चीज़ों पर हम एक होकर बात कर रहे हैं। आर्थिक सहयोग भी है। क्या है कि पिछले 1.5 दशक में भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार विविधता के साथ कई गुना बढ़ गया है। 2018-19 में 63.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के करीब में हमने व्यापार किया था। कोविड-19 उपचार में भारत ने सहायता किया, बहुत सारे वैक्सीन वगैरह हमने भेजे वहाँ पर। इसलिए हमारा जो है वो क्या है, हमारा अच्छा खासा अफ्रीका के साथ अच्छे संबंध हैं। भारत ने सेनेगल के लोक सेवकों के लिए विशेष ITC अंग्रेजी प्रवीणता पाठ्यक्रम की भी पेशकश की थी। वहाँ के बहुत सारे आर्मी और बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको ट्रेनिंग देती है भारत सरकार। मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ावा देने की कोशिश करती है ताकि वहाँ के लोगों को सस्ता इलाज मिल सके। ये कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अफ्रीकन यूनियन के बारे में मुझे बताना था, वो भी ध्यान में रखेंगे। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक बहुत सारे अभ्यर्थियों से संबंधित होगा जो OBC लिस्ट में आते हैं, उनसे जुड़े हुए। मेरे से संबंधित तो नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या है कि 80 कास्ट और ऐड किया जाएगा OBC लिस्ट में। किसके OBC लिस्ट में? सेंट्रल को OBC लिस्ट में 80 और कास्ट को शामिल किया जाएगा। इस बार जब UPSC PT का फाइनल रिजल्ट आया 2022 का, तो उसमें UPSC PT का कट ऑफ बता रहा हूँ मैं। 2022 का 88 नंबर था जनरल बच्चों का कट ऑफ और 87.5 था OBC बच्चों का कट। तो ये थोड़ा सा क्या है, और भी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा OBC बच्चों के लिए सेंट्रल लिस्ट में। देखिए, पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आरक्षण का जो लिस्ट होता है ना, सेंटर का और राज्य का, ये अलग अलग हो सकता है। जैसे यूपी में, उत्तर प्रदेश में वो जो जाट हैं, जाट ये OBC में आते हैं, लेकिन सेंटर में जाट किस में आते हैं? ये जनरल में आते हैं। तो ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ, स्टेटमेंट आपसे ऐसा दिया जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। सेंटर और स्टेट का OBC वगैरह का लिस्ट, आरक्षित लिस्ट जो होता है वो अलग अलग होता है। पहली बात तो ये ध्यान में रखेंगे आप लोग। और मुझे आपके को क्या बताना है, इसके बारे में बता देना है कि कौन सी कमेटी है। जैसे रोहिणी आयोग बनाया गया है और उसने रिकमेंड किया है कुछ इसमें लोगों के नाम, और अलग अलग राज्यों से जोड़ा जाएगा जातियों को OBC लिस्ट में। तो मैं वो थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। आप देख क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि 2 अक्टूबर 2017 को राष्ट्रपति के अनुमोदन के उपरांत संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित इस आयोग को रोहिणी आयोग कहा जाता है। इसे अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को उपवर्गीकरण, मतलब OBC को और डिवाइड करने के लिए उनके लिए आरक्षित लाभों के समान वितरण का काम सौंपा गया है। 2015 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सिफारिश की थी कि OBC को अत्यंत पिछड़े वर्ग, अधिक पिछड़े वर्ग और पिछड़े वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। जो OBC आयोग है, आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल है 338 है, 338 ही आई थिंक, हाँ 338B है या A है, ऐसे देखिएगा। थोड़ा सा मैं फैक्ट यहाँ पर भूल रहा हूँ। क्या बोला था उन्होंने बोला था कि OBC कैटेगरी जो है इसको 3 भागों में बांटिए। एक अत्यंत पिछड़ा वर्ग आयोग, एक अधिक पिछड़े वर्ग और एक पिछड़े वर्ग के रूप में परिभाषित कीजिए। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। NCBC के पास सेंट्रल लिस्ट की बात कर रहा हूँ, बिहार राज्य में इन्होंने परिभाषित किया हुआ है OBC EBC करके। NCBC के पास सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के संबंध शिकायत और कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार है। आयोग के विचारार्थ विषय कौन कौन से थे? केंद्रीय OBC सूची में विभिन्न जातियों के बीच आरक्षण लाभों के असमान वितरण की जांच करना, अन्य पिछड़ा वर्ग के मध्य उपवर्गीकरण के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण में तंत्र मानदंड तैयार करना, व्यापक डेटा कवरेज हेतु संबंधित जातियों, समुदाय, उपजाति, समानार्थक के पहचान करने का प्रयास करना, किसी प्रकार के दोहराव, अस्पष्टता, विसंगति, वर्तनी, प्रतिलेखन की त्रुटियों का अध्ययन कर और उसमें सुधार करना। दरअसल इस आयोग को बनाया गया और इसको बोला गया कि ऐसा ऐसा काम कीजिए कि आप वर्गीकरण कीजिए, इसको थोड़ा सा और भी ज़्यादा तार्किक बनाइए इस लिस्ट को। उसके बाद से क्या है, वर्ष 2021 में आयोग ने OBC को 4 उपश्रेणियों 1, 2, 3, 4 विभाजित करने 27% आरक्षण को क्रमशः 2%, 6%, 9%, 10% में विभाजित करने का सुझाव दिया था। कि जो आप जो बांटोगे, 2021 में आयोग ने क्या बोला था, रोहिणी आयोग ने, कि OBC को कैटेगरी को बांट के 4 में कर दो, ठीक ना। पहले को आरक्षण देंगे हम 2%, दूसरे को आरक्षण देंगे हम 6%, तीसरे को आरक्षण देंगे हम 9% और चौथे को आरक्षण देंगे हम 10%। चौथे में कौन आएंगे? सबसे अधिक पिछड़े वर्ग लोग होंगे OBC में, उनको हम आरक्षण देंगे 10%।
इससे सभी ओबीसी रिकॉर्ड के पूर्ण डिजिटलीकरण, ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए मानकीकृत प्रणाली की भी सिफारिश की थी। ओबीसी की वर्तमान स्थिति क्या है, उनको पता ही है आपको कि 1991-92 के आसपास मंडल कमीशन के बाद मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करके 27% के करीब में उनको आरक्षण दिया गया है। ये आप ध्यान में रखेंगे। ओबीसी आयोग क्यों बनाया गया है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। रोहिणी आयोग भी इसको कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। किस आर्टिकल के तहत बनाया गया, आर्टिकल 340 के तहत बनाया गया है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। पीटी और मेंस दोनों का फैक्ट बता दिया। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब अगला टॉपिक किससे संबंधित होगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पीटी फैक्ट से संबंधित। ये ड्रोन देखा होगा, हॉलीवुड मूवियों में देखा होगा, ये ड्रोन बहुत ही कारगर होती है, बिल्कुल सटीक निशान लगाती है, चुपके लगाती है। क्या नाम है इसका, 31 एक हम भारत कितने खरीदेगा, 31 हमने खरीदे हैं ये ड्रोन। MQ-9 ये ड्रोन का नाम है। इसको हम कहाँ से खरीद रहे हैं, अमेरिका से। और ये डील कब होगा, जब भारत के प्रधानमंत्री जी कहाँ पर जाएंगे, अमेरिका यात्रा पर जाने वाले हैं। वहाँ पर योग दिवस में प्रधानमंत्री जी न्यूयॉर्क में इस बार योग करेंगे हमारे प्रधानमंत्री जी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, भारत खरीदेगा किससे। हेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू द US, द डिफेंस क्वेश्चन क्या बोला है, बस देख लेते हैं। MQ-9 नाम है इसका और अमेरिका से खरीद रहे हैं हम लोग। और इसमें बस यही था मुख्य रूप से, और तो कुछ इसमें है नहीं। और ये क्या करेगा, ये लड़ाई लड़ने से लेकर निगरानी रखने तक दोनों काम कर सकता है। ओके, और जब हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ पर जाएंगे अमेरिका, तो ये डील में पूरा का पूरा फाइनलाइज हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डील में और भी बहुत सारा कुछ आएगा, तो भारत और अमेरिका रक्षा संबंधों को कर लेंगे। फिलहाल पीटी फैक्ट के तौर पर इसको ध्यान में रखेंगे हम। 31 हम लोग ड्रोन खरीद रहे हैं, कहाँ से, अमेरिका से। तो आज का वीडियो यहीं तक था, अगला वीडियो भी जल्दी आपको मिल जाएगा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।